Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th August 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Prime Minister's speech on 80th Independence Day. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80th इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान जो उन्होंने लाल किले से दिया, उसमें उन्होंने विकसित भारत बाय 2047, जब तक हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक के लिए एक रोड मैप ले डाउन किया कि अगर हमें भारत को विकसित बनाना है बाय 2047 तो हमें किन किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहला फोकस एरिया है रिगार्डिंग यूथ एम्पावरमेंट, और यूथ एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने कहा कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज भारत सरकार आने वाले कुछ सालों में फॉलो करेगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किलिंग करेगी। टारगेट इज टू ट्रेन 1 करोड़ यूथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इन 1 ईयर। फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो नेशन वाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फ्री प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तैयार किए जाएंगे। स्पेशल टैलेंट हंट, नेशन वाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूथ फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन 2036 ओलंपिक्स। तो एक तो भारत का ये भी एम्बिशन है कि हम ओलंपिक्स को होस्ट करें 2036 में। उसके अलावा 2036 तक ओलंपिक्स में भारत की दावेदारी काफ़ी मजबूत हो जाए, उसके लिए यंगस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके टैलेंट के बेसिस पे और उनको ट्रेन किया जाएगा। PM Modi also encouraged youth to participate in census through digital self-enumeration. इस बार के सेंसस में एक नई बात है, जो 2027 में सेंसस पूरा होगा उसमें सेल्फ एन्यूमरेशन भी किया जा सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के सेंसस के लिए। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अवेलेबल इन द सेंसस। तो ज़्यादा यंगस्टर, चूँकि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो डिजिटली इतना कंफर्टेबल है नहीं, बट यंगस्टर्स आर क्वाइट टेक सेवी, डिजिटल सेवी, तो उनसे रिक्वेस्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि सेंसस में वो सेल्फ एन्यूमरेशन कर दें डिजिटल मीन्स के थ्रू। उसके अलावा PM मोदी ने हाईलाइट किया इमर्जिंग जॉब सेक्टर जैसे AI, स्टार्टअप्स, ड्रोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स, स्पेस, बायो इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसमें आने वाले समय में नए नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइट किया शक्ति की सप्तधारा, 7 स्ट्रीम्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आने वाले 5-7 सालों में भारत को ट्रांसफॉर्म करने वाली ये 7 मेजर एरियाज हैं। ये पूरा टॉपिक कवर करने के पीछे मेरा मुख्य मकसद ये शक्ति की सप्तधारा को कवर करना ही था। मेंस में इससे रिलेटेड सीधा प्रश्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है शक्ति की सप्तधारा, जो PM मोदी ने हाईलाइट किया। अगर सीधा प्रश्न नहीं भी आता है तब भी GS पेपर 2 या GS पेपर 3 में किसी न किसी सवाल में, जैसे गवर्नेंस में और इंडियन इकोनॉमी में खासकर, आप कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में इन 7 में से किसी एक पॉइंट पे अगर प्रश्न हो तो आप इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं कि PM मोदी इन हिज रिसेंट इंडिपेंडेंस डे स्पीच हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, वन ऑफ द 7 फोकस एरिया इन हिज एम्फेसिस ऑन शक्ति की सप्तधारा, या मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी। इस तरीके से किसी पे भी प्रश्न हो तो आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में शक्ति की सप्तधारा का जिक्र करके आप मेंशन कर सकते हैं उस पॉइंट को। तो 7 एरियाज हैं जिस पे भारत को फोकस करना अगले 5-7 सालों में, जिसको कहा है प्रधानमंत्री जी ने शक्ति की सप्तधारा। मैन्युफैक्चरिंग, तो हमें क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी जिससे हमारा डोमेस्टिक सप्लाई चेन स्ट्रेंथन हो और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़े। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, अनदर एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस एंड फोकस। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, उसमें भी AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इस पे फोकस करना चाहिए भारत को। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, जैसे कि PM गति शक्ति इनिशिएटिव, हाईवेज, हाई स्पीड रेल, वाटरवेज, पोर्ट्स, इस पे फोकस करना चाहिए। डिफेंस, हमें इंडिजीनियस प्रोडक्शन पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए रादर देन इम्पोर्ट। इसके अलावा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इन सबको हमें प्रमोट करना चाहिए। ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी,
ग्रीन इकोनॉमी मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। ब्लू इकोनॉमी मतलब मरीन रिसोर्सेज को हमें सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ भारत को अपने सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन करने पर फोकस करना चाहिए थ्रू प्रमोटिंग इट्स कल्चर, क्रिएटिविटी एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज। जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि भारत का सॉफ्ट पावर बढ़े। ये 7 पॉइंट शक्ति की सप्तधारा याद रखिएगा, मेंस में काम आएगा। फिर प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनने पर फोकस करना चाहिए, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेल्फ रिलायंस का मतलब आइसोलेशन नहीं होता है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि बाकी दुनिया से हम कट ऑफ हो जाएं। सेल्फ रिलायंस का मतलब हम अपने यहाँ पे इकोनॉमी को इतना प्रमोट करें ताकि हम दुनिया के बाकी देशों में नेट एक्सपोर्टर बन जाएं, स्ट्रेंथन डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज एंड एक्सपैंड एक्सपोर्ट्स एंड बिकम इम्पॉर्टेंट नोड इन ग्लोबल सप्लाई चेन। एमएसएमईज का इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, और भारत को इसके लिए फोकस करना चाहिए क्वालिटी पे, अफोर्डेबिलिटी पे, इनोवेशन पे। स्ट्रैटेजिक रिजिलियंस इन एनर्जी टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हमारी सिक्योरिटी को, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो या टेरिटोरियल सिक्योरिटी, उसको थ्रेटन कर सकते हैं, उन एरियाज को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक एरियाज। स्ट्रैटेजिक एरियाज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन होने के बावजूद भी भारत के अंदर कोई भी टर्बुलेंस ना आए, उस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो स्ट्रैटेजिक रिजिलियंस लाने की ज़रूरत है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड सेमीकंडक्टर। टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर पुश, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले कुछ सालों में 5 से 8 और नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाए जाएंगे। इससे भारत को बूस्ट मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा इन द फील्ड ऑफ एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, 6G एंड सेमीकंडक्टर्स। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को हमें और स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि फ्यूचर कन्फ्लिक्ट जो हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो फ्यूचर कन्फ्लिक्ट जो हैं दे विल बी लेस इन ज्योग्राफिकल टेरिटरी, मोर इन क्रिटिकल डिजिटल एंड साइबर स्पेस एरियाज। तो हमें साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है, साथ ही साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करना है, और उसके लिए इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कराने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इम्प्लीमेंटेशन पे भी एम्फेसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो 33% रिजर्वेशन की बात है फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हमें अवेल कराना है, इम्प्लीमेंट कराना है, ताकि ये जो अभी का बिल या कानून है, ये कानून अभी इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं, उस कानून को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मिले और विमेन की एक्सेसिबिलिटी इन लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज वो बढ़े। इम्प्लीमेंटेशन इज लिंक टू सेंसस एंड डीलिमिटेशन, ये तो बात आपको पता है। तो प्रधानमंत्री जी ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अर्ज किया है कि वंस द सेंसस इज डन इन 2027, उसके बाद डीलिमिटेशन के बाद हमें कंसेंसस के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अंत में कहा कि भारत अब फास्ट डिसीजन मेकिंग करता है, सो इंडिया नाउ बिलीव्स इन रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और फिर उन्होंने कहा कि अब इंडिया हैज बोर्डेड द ट्रेन ऑफ रिफॉर्म एक्सप्रेस। पुरानी नीतियां, उनका कुछ जो भी हमारे देश में अभी तक डिसरप्शंस थे, उनको पीछे छोड़ते हुए भारत अब एक रफ्तार पकड़ रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि नाउ इंडिया हैज बोर्डेड रिफॉर्म एक्सप्रेस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे सीधा सीधा प्रीलिम्स में मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रश्न बनेगा, लेकिन शक्ति की सप्तधारा याद रखिए, जैसा कि मैंने कहा उस पे मेंस का प्रश्न आ सकता है, तो मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बना करके आपको दे दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लोबल फूड प्राइस थ्रेट ड्यू टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, करंट टाइम में ग्लोबल इकोनॉमी में एक चैलेंज देखने को मिल रहा है, दैट इज सर्ज इन इंटरनेशनल फूड प्राइसेस। और इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस या ड्रॉट इन यूरोप। यूरोप में इस साल एक्सट्रीम हमने हीट वेव भी देखा, साथ ही साथ वहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस बने हुए हैं।
उस कारण से ग्लोबल सप्लाई चेन रिगार्डिंग फूड थोड़ा डिसरप्ट हुआ है। दूसरा, क्योंकि यूरोप में लोकल प्रोडक्शन तो डिक्लाइन हुआ है, तो यूरोप इज नाउ फोकसिंग ऑन मोर एंड मोर इंपोर्ट। इस कारण से बाकी सब जगहों पे थोड़ी सी सप्लाई ग्लट या फिर आप कह सकते हैं डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो एक डिसरप्शन सा क्रिएट हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा कारण है जिस कारण से इंटरनेशनल फूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं वो है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रिसेंट टाइम में वापस से रिन्यू हुआ है, और उस कारण से ब्लैक सी के अराउंड जो एग्रीकल्चरल ट्रेड फ्लो होता रहा है वो डिसरप्ट हो रहा है, और इस कारण से भी इंटरनेशनल मार्केट में फूड सप्लाई डिसरप्ट हुआ है। अब देखिए, अगर आप मैप देखें तो ये है ब्लैक सी, एंड ब्लैक सी थ्रू सी ऑफ मरमरा कनेक्ट्स टू एजियन सी एंड एजियन सी टू मेडिटेरियन सी। अब बेसिकली ये जो रीजन है जिसमें ब्लैक सी के अंदर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन का ये कोस्टल एरिया है, जहां पे 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, चेर्नोमोर्स्की, ओडेसा एंड पीवडेनी। यहां से यूरोप का लगभग यूक्रेन का लगभग 90% एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होता है। ये 3-4 जो पोर्ट्स हैं इन दिस कोस्टल एरिया ऑन ब्लैक सी, यहाँ से यूरोप यूक्रेन का 90% एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा रसिया भी इस एरिया से खूब सारा एक्सपोर्ट करता है। रसिया ने ये वाला पूरा का पूरा पेनिनसुला जिसका नाम है क्रीमियन पेनिनसुला, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है सेवास्तोपोल पोर्ट, और ये पूरा का पूरा जो क्रीमियन पेनिनसुला है इसको रसिया ने फोर्सफुली अक्वायर कर लिया था यूक्रेन से साल 2014 में। तो इस सेवास्तोपोल पोर्ट का इस्तेमाल करके रसिया भी बहुत सारा फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करता है। इन तीनों पोर्ट्स की मदद से यूक्रेन भी बहुत सारा फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करता है जो ब्लैक सी से होते हुए सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ अजोव से होते हुए दुनिया के बाकी देशों में पहुंचता है। अब रिसेंट टाइम में इस रीजन में कन्फ्लिक्ट वापस से रिन्यू हो गया है, इस कारण से फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है। अगर हम ब्लैक सी से फूड सप्लाई की बात करें तो अकेले ब्लैक सी रीजन से 27.4% ऑफ वीट, 15% of barley, 12% of corn, and mostly sunflower, 61% of sunflower gets exported to other parts of the world. तो commodities combined share of global export through Black Sea. तो wheat, barley, corn and sunflower ये सब कुछ एक्सपोर्ट होता है इस रीजन से। मेनली 2 सप्लायर कंट्रीज हैं, रसिया एंड यूक्रेन। ब्लैक सी के होते हुए फिर वो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं अलग अलग देशों में। अब भारत के लिए कंसर्न क्या है? भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है सनफ्लावर सीड ऑयल का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस रीजन से 61% ऑफ वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट रिगार्डिंग सनफ्लावर हैपेंस, और वो सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला मेजर देश यूक्रेन ही है, और भारत मोस्टली अपना सनफ्लावर सीड ऑयल इंपोर्ट करके ही अपनी ज़रूरतें मीट करता है। और जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं सनफ्लावर सीड ऑयल, उसका 73% तक सनफ्लावर सीड ऑयल हम यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। तो इस कारण से ये जो रिन्यूड कन्फ्लिक्ट है उसका एक जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा एक स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल सप्लाई का भारत के अंदर, तो वो है सनफ्लावर सीड ऑयल। उसके अलावा फर्टिलाइजर, दोनों देश इंपॉर्टेंट सप्लायर हैं फर्टिलाइजर के, खासकर पोटास बेस्ड सप्लाई फर्टिलाइजर के। अब रसिया एंड यूक्रेन बोथ आर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ फर्टिलाइजर टू इंडिया। अब इस रीजन में कन्फ्लिक्ट बढ़ने के कारण फर्टिलाइजर की सप्लाई भी डिसरप्ट हुई है, जिस कारण से एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट बढ़ा है। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो वैसे तो वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल फूड प्राइस ड्यू टू रसिया यूक्रेन वॉर, लेकिन क्रूड ऑयल की अगर हम अलग से बात करें तो क्रूड ऑयल में रसिया इज आवर मेजर सप्लायर। 50% से ज़्यादा हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट रसिया से होता है, और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो हम रसिया से करते हैं वो अलग अलग रीजन से करते हैं। जैसे ये बाल्टिक सी रीजन से भी हम लोग करते हैं, बाल्टिक सी से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए, सुएज कनाल, रेड सी, बाबल मंडाब होते हुए भारत पहुंचता है। तो एक तो ट्रेड का रूट ये है, दूसरा रूट ये भी है, यहाँ से भी हम कुछ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं रसिया से। तो बेसिकली ब्लैक सी, और ब्लैक सी यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ब्लैक सी से होते हुए इसके ऊपर यहाँ पे है
सी ऑफ ओजोव। सी ऑफ ओजोव यूक्रेन और रसिया के बीच में है। और सी यहाँ पे आपने देखा पहले क्रीमियन पेनिनसुला। सी ऑफ ओजोव ओपन्स इनटू ब्लैक सी थ्रू स्ट्रेट ऑफ कर्च। ये सब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो मैपिंग में आ जाते हैं प्रीलिम्स में, तो ध्यान से देखिएगा। सी ऑफ अजोव, स्ट्रेट ऑफ कर्च, ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद यहां पे है सी ऑफ मरमरा। अब सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम है बोसोपोरस स्ट्रेट, वहीं पे है इस्तांबुल। और सी ऑफ मरमरा ओपन्स इनटू एजियन सी, और सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम है डार्डेनेलिस स्ट्रेट, ये डार्डेनेलिस स्ट्रेट। और फिर एजियन सी ओपन्स इनटू मेडिटेरियन सी। तो कुछ क्रूड ऑयल हम रसिया से इस रीजन से भी इंपोर्ट करते हैं, ब्लैक सी से होते हुए और बोसोपोरस स्ट्रेट से होते हुए सी ऑफ मरमरा, डार्डेनेलिस स्ट्रेट, एजियन सी, मेडिटेरियन सी, और फिर तो आपको पता ही है कि यहाँ पे सुएज कनाल होते हुए और बाब अल मंडाब होते हुए भारत पहुंचता है। तो भारत का कुछ इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट इस रीजन से भी होता है, ब्लैक सी रीजन से भी। तो क्रूड ऑयल का सप्लाई भी इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ रिन्यूड कन्फ्लिक्ट, और जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ये टॉपिक मैंने मेनली इसलिए कराया है ताकि ये कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग्स हम लोग कर पाए। बाकी तो बीच बीच में इनकी लड़ाई बढ़ी जाती है और बढ़ जाती है, तो इस रीजन में डिसरप्शन आता ही रहता है। तो ये 2 टॉपिक्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन you can attempt these questions and submit the answer in the comment section. Next topic is about Green India Mission and CAG audit findings. ये GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एज वेल एज GS पेपर 3 एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में समझते हैं। द मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2014. इट इज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो भारत सरकार ने साल 2008 में लॉन्च किया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके 8 कंपोनेंट्स थे। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन वाटर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इसी को कहा जाता है ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो 8 में से एक कंपोनेंट है ग्रीन इंडिया मिशन। अब ग्रीन इंडिया मिशन को ऑफिशियली, ये वैसे तो ये 8 के 8 नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज को रोल आउट किया था भारत सरकार ने साल 2008 में, लेकिन फिर अलग अलग जो पर्टिकुलर मिशन है उनको बाद में सब्सिक्वेंटली लॉन्च किया गया। उसी के अंतर्गत ग्रीन इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया साल 2014 में। ग्रीन इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ओवर 5 मिलियन हेक्टेयर्स एंड improve the quality of forest and tree cover over another 5 million hectares. तो 5 मिलियन हेक्टेयर्स का नया फॉरेस्ट या ट्री कवर लगाया जाए, और जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट या ट्री हैं उनमें 5 मिलियन हेक्टेयर का क्वालिटी इंप्रूव किया जाए फॉरेस्ट का। ये ग्रीन इंडिया मिशन मेनली सिग्निफिकेंट होगा इन अटेनिंग वन ऑफ द INDCs, इंडियाज कमिटमेंट मेड अंडर पेरिस एग्रीमेंट ऑफ UNFCCC। और वो इम्पॉर्टेंट जो कमिटमेंट है जिसको पंचामृत स्ट्रेटजी कहते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट है कि भारत एडिशनल कार्बन सिंक यानी कि फॉरेस्ट क्रिएट करेगा कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग अबाउट 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाय 2030। तो इस कमिटमेंट को हासिल करने में ग्रीन इंडिया मिशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। ग्रीन इंडिया मिशन का अपना क्रिटिसिज्म भी है दैट इट इज मेनली प्लांटेशन सेंट्रिक अप्रोच, ज़्यादा पेड़ लगाने पे फोकस कर रहा है। इट लेस फोकस ऑन ब्रॉडर इकोलॉजिकल रिवाइवल, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम पे फोकस नहीं करता है, फ्लोराज एंड फौनाज दोनों को प्रमोट करने पे एक इंटीग्रेटेड बायोटिक रिवाइवल पे फोकस नहीं करता है। इट जस्ट फोकसेज ऑन मोर एंड मोर प्लांटेशन। सो दैट इज वन क्रिटिसिज्म ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। अब देखिए ग्रीन इंडिया मिशन का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसको लेकर के CAG ने एक रिसेंट ऑडिट की और उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई। तो 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में कैसे ग्रीन इंडिया मिशन इम्प्लीमेंट हुआ है, कैसे हो रहा है, उसको लेकर के एक ऑडिट किया गया। इसमें पाया गया कि इन 16 स्टेट्स में कलेक्टिवली टारगेट रखा गया था
कि अगले 10 सालों में 1.4 मिलियन हेक्टेयर्स का हम फॉरेस्ट क्वालिटी इंप्रूव करेंगे एंड 1.4 मिलियन हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट कवर इंप्रूव करेंगे। ओवरऑल 10 साल में हमें 5 मिलियन हेक्टेयर का ट्री कवर बढ़ाना है और 5 मिलियन हेक्टेयर का ट्री क्वालिटी बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे इन 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टारगेट है 1.4 मिलियन हेक्टेयर का ट्री कवर एंड 1.4 मिलियन हेक्टेयर का क्वालिटी फॉरेस्ट का। अगर अचीवमेंट देखें तो 1.4 मिलियन हेक्टेयर का टारगेट है और रियलिटी में सिर्फ 0.1 मिलियन हेक्टेयर अचीव हुआ है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर तो ना के बराबर हुआ है। 1.4 मिलियन हेक्टेयर का टारगेट है और अचीवमेंट हुआ है ओनली 0.03 मिलियन हेक्टेयर। तो मतलब 90% से ज़्यादा जो टारगेट है वो मिस हुआ है, बोथ इन फॉरेस्ट कवर एज वेल एज फॉरेस्ट क्वालिटी। इसके पीछे सीएजी ने कारण बताया है इनसफिशिएंट फंडिंग। जैसे इतना टारगेट हासिल करने के लिए लगभग 10,600 करोड़ रुपए की फंड की जरूरत थी, जबकि पिछले 10 सालों में इस पर्पस से सिर्फ 1,150 करोड़ रुपए का बजटरी सपोर्ट मिला। दूसरा, जब ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था तो वहां फोकस किया गया था कि ग्रीन इंडिया मिशन के टारगेट्स को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट विल ले डाउन अ प्लेटफॉर्म फॉर मोर एंड मोर कन्वर्जेंस विद अदर इनिशिएटिव्स लाइक कैंपा एंड एमजी नरेगा। एमजी नरेगा का नाम अब बदल करके हो गया वीबीजी ग्राम जी। तो कैंपा के अंतर्गत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जाएगा। कैंपा आपको पता है कि जब भी कोई भी नया प्रोजेक्ट लाया जाता है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, तो उसके लिए अगर पेड़ काटे जाने हैं तो जो यूजर कंपनी है वो कुछ मॉनेटरी फीस देती है। उस फीस को रखा जाता है अलग से फंड में जिसका नाम है कैंपा फंड या स्टेट का अपना कैंपा फंड, और वहां से फिर उस पैसे से कहीं और पे पेड़ लगाए जाते हैं। तो लक्ष्य ये रखा गया था ग्रीन इंडिया मिशन में कि कैंपा फंड और एमजी नरेगा का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा ग्रीन इंडिया मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है एज पर सीएजी रिपोर्ट। सीएजी की अगर हम बात करें तो सीएजी इज कंसिडर्ड एज वॉचडॉग इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बाय द एग्जीक्यूटिव। सरकार किस तरह से पैसा खर्च कर रही है, सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है, लीगल तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है, साथ ही साथ इकोनॉमिक तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है। तो लीगल एज वेल एज इकोनॉमिक अकाउंटिंग। भाई आप नियम से पैसे निकाल रहे होंगे, मनी बिल पास करा करके, प्रॉपर अप्रोप्रिएशन बिल पास करा करके आप हो सकता है पैसे निकाल रहे होंगे, लेकिन अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो भी सीएजी की जिम्मेदारी है उसको फ्लैग करना। और अगर आपने बिना मनी बिल के, बिना अप्रोप्रिएशन बिल के पैसे निकाले तब तो सीएजी उसको फ्लैग करेगा ही। तो लीगल यानी कि या कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड का। CAG is India's watchdog institution for financial accountability of the executives, as I said. It is an independent authority under Constitution of India. संविधान के हिसाब से बनाया गया है। CAG is head of India's audit and account department and considered to be chief guardian of public purse. CAG से related important article जैसे कि article 148 deals about CAG appointment, 149 deals about duties and power of CAG, article 151 report says कि reports given by CAG will be submitted to the president and then through president the report will be laid down in house of the parliament. सीएजी कैसे फंक्शन करेंगे, उनके पावर, फंक्शंस, ड्यूटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगे, इट हैज बीन लेड डाउन इन डिटेल as per CAG ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में आप सीएजी, फॉर्मर सीएजी विनोद राय जी का कहीं ना कहीं जिक्र कर सकते हैं। एक टॉपिक है ना कि ब्यूरोक्रेट्स जिनसे आपने कुछ इंस्पिरेशन लिया हो चैप्टर 1 में, तो वहाँ पे आप विनोद राय जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर्मर सीएजी। उन्होंने हाईलाइट किया इरेगुलरिटीज इन 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन, और उसके बाद आप उन कई सारे और स्कैम के भी केसेस सामने आए जैसे कि कोल स्कैम, आदर्श सोसाइटी स्कैम। तो विनोद राय जी का नाम आप लिख सकते हैं एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में एज ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेंड दीस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एपीएससी ने मेंस जो 2 साल पहले कराया था उसमें ये प्रश्न पूछा था सीएजी के ऊपर। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इन स्पेस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सेरेंडिपिटी स्पेस भुवनेश्वर बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है। उसने एक सैटेलाइट बनाया है, उस सैटेलाइट का नाम है एल्केमी,
उस सैटेलाइट की मदद से स्पेस में दवाइयां बनाई जा सकती हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर फायदा क्या होता है? माइक्रो ग्रेविटी होती है, मतलब ग्रेविटी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। और इस एल्केमी जो एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट है जिसमें माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, इसका फ्लाइट टेस्ट रिसेंटली किया है सेरेंडिपिटी स्पेस ने यूजिंग ए हाई ऑल्टीट्यूड बलून फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बलून फैसिलिटी इन हैदराबाद। तो अभी तो बलून के मदद से इसको स्पेस में भेजा गया है और वहाँ टेस्ट किया गया है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इन माइक्रोग्रेविटी में ये हेल्पफुल है या नहीं। लेकिन फ्यूचर में क्या किया जाएगा, जब टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है कि इसको एल्केमी को बलून की मदद से भेजा गया और स्पेस में हमने देख लिया कि हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है फार्मास्यूटिकल की, तो फ्यूचर में this satellite can be launched to in the space to orbit around the earth also, and continuously it will stay there and perform pharmaceutical manufacturing activity. सवाल ये उठता है कि why to manufacture drugs in space? स्पेस में दवाइयां बना के फायदा क्या होगा? तो देखिए, स्पेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है माइक्रोग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है नहीं। ऐसे कंडीशंस को अर्थ पे क्रिएट कर पाना कठिन है। और माइक्रोग्रेविटी की जो कंडीशन होती है, समटाइम्स इट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समटाइम्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल। जैसे माइक्रोग्रेविटी में मॉलिक्यूल्स मूव डिफरेंटली, ग्रेविटी तो है नहीं, तो मॉलिक्यूल्स इजीली मिक्स विथ ईच अदर, क्रिस्टल्स ग्रो डिफरेंटली, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। तो बायोलॉजिक्स को अगर हमें डेवलप करना तो कभी कभार माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन चाहिए होती है जो अर्थ पे मिलती नहीं है। तो इन सब केसेस में एल्केमी या इस तरीके के जो सैटेलाइट्स हैं दे कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। एल्केमी का भी हमने बलून बेस्ड टेस्टिंग किया इन द स्पेस। इन फ्यूचर एल्केमी कैन बी लॉन्च टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज वेल। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अभी जो हमने लास्ट फ्राइडे को क्वेश्चंस देखे थे उनका आंसर मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया है, बट जब मैं जो जो पीडीएफ डालूंगा उसमें सारे आंसर्स मार्क करके मैं डाल दूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।